नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और दर्शक मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर बात करने से पहले एक भाषा की सर्वसामान्य परिभाषा पर हम नज़र डाल दें। भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चरित व संकेत प्रणाली है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग विचार विनिमय, सहयोग और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि पानी को पानी ही क्यों, तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि पानी के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हैं। जैसे संस्कृत में जल कहा जाता है, फारसी में आब है, अंग्रेजी में वाटर है। तो इसको कहते हैं यादृच्छिकता। यादृच्छिकता के साथ साथ भाषा की दूसरी विशेषता है वो ये है कि वो मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है और उसकी एक निश्चित प्रणाली है, संरचनात्मक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था है। जैसे अंग्रेजी भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था है। भाषा की दृष्टि से एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा प्रयोग से भाषा का विकास होता है और भाषा परिवर्तनशील होती है। उदाहरण से अगर इस बात को मैं आपको समझाऊं तो प्राचीन समय में संस्कृत भाषा काफ़ी लोकप्रिय और साहित्यिक भाषा रही है, लेकिन आज इस भाषा का प्रयोग नहीं रहा है। फिर भी उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि केरल का माथुर नामक एक इलाका है, वहाँ भी आज कुछ भाषाभाषी लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उस रूप में आज भी संस्कृत भाषा जो है लोक प्रचलन में है। इसके साथ साथ एक उदाहरण एक विज्ञापन का भी लिया जा सकता है। जैसे हीरो होंडा के विज्ञापन से आप लोग परिचित होंगे। उसका एक वाक्य है, संस्कृत वाक्य, मार्गः अवरुद्धः अस्ति प्रतिगम्यताम, मार्ग में अवरोध है, लौट जाओ। तो ये विज्ञापन भी संस्कृत भाषा का होने के बावजूद भी एक प्रदेश विशेष के प्रचलन में होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय रहा है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा के विविध रूप अपभ्रंश से पनपे हैं। अपभ्रंश को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को रखा गया है। जैसे संस्कृत से आप देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, संस्कृत जिसका समय 1500 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन पूर्व तक का है। फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश उन्हें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है और उसका समय जो है 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन। और उन्हीं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे कि सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि का उद्भव और विकास हुआ है। भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। हिंदी भी उन्हीं में से एक है। संस्कृत भाषा जो है उसके दो रूप उस समय प्रचलन में थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन संस्कृत में वेदों की रचना हुई, इसलिए इस युग की भाषा को वैदिक संस्कृत की संज्ञा दी गई। इस युग में संस्कृत संभवतः बोलचाल की भाषा थी क्योंकि इसमें प्रयोगों में विविधता मिलती है। वैदिक संस्कृत जन भाषा ही थी, उसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई है। उसके साथ साथ एक उसके बाद की जो अवस्था है वो संस्कृत की अवस्था है, क्योंकि पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया और उसके बाद अष्टाध्यायी नामक उनका व्याकरण ग्रंथ जो लिखा गया और उसमें संस्कृत भाषा को नियमों में बांधा और उसी समय से लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है। लौकिक संस्कृत में जो साहित्य, इस युग में जो साहित्य रचना हुई है
उसमें भारत के विद्वानों ने साहित्य रचना की है, जैसे कि रामायण, महाभारत, नीति कथाएँ जो हैं, पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत कथा आदि की रचना इस संस्कृत भाषा में हुई है। गद्य साहित्य के अंतर्गत बात करें तो 10 कुमार चरित, वासव दत्ता, हर्ष चरित, और काव्यों में कादंबरी, कालिदास का ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, नाटकों में मालविका अग्निमित्र, विक्रम और वश्य और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि को देखा जाता है। इसके साथ साथ भारवी, माघ और श्री हर्ष कुमारदास जैसे रचनाकारों ने भी किरार तर्जुनीय, शिशुपाल वध, नैषध चरित, जानकी हरण आदि रचनाएं की हैं। उसके बाद का जो समय है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली कड़ी जो है वो पाली है। ईस्वी सन 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक के समय को पाली भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मध्य युग कहा जाता है। इस युग में पाली, प्राकृत आदि भाषाएं जो हैं जन भाषा या बोलचाल के रूप में अस्तित्व में आई। ये आम जनभाषाएं थी और आम जनभाषा से ही इन सारे रूप जो हैं वो पनपे हैं। इन भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने इस रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथम प्राकृत का समय जो है वो 500 ईस्वी सन पूर्व से 1 ईस्वी सन तक का है। द्वितीय प्राकृत जो है वो 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक का है, और तृतीय प्राकृत का जो समय है वो 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक का समय है। इन विद्वानों ने इस भाषा को प्राकृत भाषा कहा है, और उन्होंने ये माना है कि इन प्राकृत यानी कि जो जन सामान्य में उस समय जो प्रचलित थी उन्हीं भाषाओं से ये रूप विकसे हैं, और उससे फिर पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा के रूप में रखा गया है। पाली भाषा, वैसे पाली शब्द जो है वो पालना धातु से बना हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो पाली भाषा में सुरक्षित हैं, और पाली भाषा में 3 बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथों की रचना हुई है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। सूत, विनय और अभिधम्म जो है वो उसी के अंतर्गत आएंगे। अनुपिटिक में जातिक, मिलिंद, षष्ठी महावंश आदि जो हैं, पद्म महावंश आदि जो हैं वो बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ है, और उनकी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत की काफ़ी निकट मानी जाती है। इसके साथ साथ उस समय सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है उसमें भी हमें पाली भाषा के दर्शन होते हैं, क्योंकि जितनी भी शासन संबंधी सूचनाएं या धार्मिक सूचनाएं उस समय जन सामान्य तक शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाई जाती थी, इसलिए शिलालेखों में भी हमें उस समय की पाली भाषा के दर्शन होते हैं। पाली भाषा के वैसे 3 अलग अलग रूप उस समय प्रचलित थे, पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमी उत्तरी। पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमी उत्तरी 3 अलग अलग रूप थे। उसके बाद जो है वो प्राकृत है। प्राकृत वो भाषा है जो प्रकृति के अनुरूप हो, अर्थात जो सहज हो, जो जनजीवन की भाषा हो, उसको प्राकृत भाषा कहा जाता है। पाली में भी कुछ भेद, पाली में जैसे कुछ भेद मिलते हैं, लेकिन प्राकृत के समय तक आते आते प्राकृत जो है वो कई क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुई। इसी कारण हम उन्हें बहुवचन में प्राकृत भाषाएं कहते हैं। भाषा विज्ञानों ने प्राकृत भाषाओं के कई स्थानीय प्रयोगों के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद माने हैं, जैसे कि शोरसेनी, आप देख सकते हैं शोरसेनी के बाद दूसरा रूप है पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी को देखा जाता है। प्राकृत भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शब्दार्थ का महाप्राण व्यंजन ह में बदल जाता है। जैसे मेहो से आप मेघ ले सकते हैं, मुंह से आप मुखम हुआ, और न का विकास जो है वो अण में हुआ है। जैसे अणारम से आप ले सकते हैं नगरम, शब्द मध्य के व्यंजन जो है वो लुप्त हो गया। काम से कृतम, करते, क्रिया, मो, मृत, राहा, राजा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद की जो अवस्था है वो अपभ्रंश भाषा की अवस्था है। अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध, यानी कि जो भाषा सामान्य मानदंड से गिरी हुई होती थी। अपभ्रंश शब्द का अर्थ आमतौर पर विद्वान अपभ्रष्ट या बिगड़ी हुई भाषा लेते हैं। इस भाषा के कई और भी शब्द हैं, जैसे अपभ्रंश, अवहंस, अवहट, अपभ्रष्ट।
ये सारे शब्द लिए जाते हैं और ये बोलचाल की भाषा यानी देश भाषा मानी जाती है। प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और साहित्यिक भाषा के समानांतर कई जन भाषाएं जो हैं वो बोली के रूप में विकसित होती है। और जब तक भाषा में रचनात्मक क्षमता होती है तब तक कि जब तक वो जन सामान्य से जुड़ी रहती है, जैसे ही वो जन जीवन के स्पंदनों से और अनुभव से हटकर एक वर्ग विशेष तक सीमित हो जाती है, वो भाषा जड़ हो जाती है और फिर भाषा की सृजनात्मक प्रतिभा जो है वो नए अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक नई भाषा के रूप में विकसित होती है। ये देखा जा सकता है। अपभ्रंश साहित्य जो है, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आप जैनियों के पुराण में जैसे पुष्पदंत का महापुराण, शालिभद्र सूली का बाहुबली रास, चरित काव्यों में आप देख सकते हैं कि स्वयंभू का पवम चरियु, पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जोइंदु का परमात्मा प्रकाश योग स्तर तथा रामसी का पाहुड़ा दोहा जो है उसको भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उस समय में बौद्ध और सिद्ध कवियों की जो रहस्य संबंधी रचनाएं और सरापा का दोहा कोश जो है उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की कई सारी रचनाएं जो हैं वो अपभ्रंश भाषा में हैं। रासो साहित्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक जो है वो भी अपभ्रंश भाषा में है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास फिर अपभ्रंश से हुआ है। विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई है, जिनको मोटे रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में पश्चिमी हिंदी सौर सेनी से विकसित हुई है और सौर सेनी जो है वो सूर प्रदेश की भाषा है। काव्य रचना में ब्रज भाषा का सर्वाधिक आदर रहा। यही कारण है कि गुजरात के भुज काठियावाड़ में ब्रज भाषा की पाठशाला 18वीं शताब्दी में स्थापित हो गई। इस अपभ्रंश का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी इसका विशेष उल्लेख किया है। अन्य भाषाएं और उपभाषाएं भी ब्रज भाषा से सीधा संबंध रखती हैं और इसी सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी आदि भाषाओं का उद्भव हुआ है। राजस्थानी के अंतर्गत देखें तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जो है वो मेवाती जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, हिमाचल, कुमाऊनी, गढ़वाली। अपभ्रंश का एक दूसरा रूप है पैसाची, जो कश्मीर के आसपास का इलाका माना जाता है और उससे जो भाषाएं निकली वो लहंदा और लहंदा से पंजाबी की भाषाएं जो हैं। ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के संदर्भ में बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार महाराष्ट्री उस समय की समस्त बृहत्तर राष्ट्र की भाषा थी, न कि सिर्फ एक प्रदेश विशेष महाराष्ट्र तक सीमित थी। गाहा सत्सई या गाथा सप्तसती जो है वो उसकी रचना जो है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में ही हुई है, ऐसा माना जाता है। मागधी जो है वो मगध क्षेत्र की भाषा है और मागधी से बंगला, उड़िया, असामी, बिहारी आदि बोलियां और उपभाषाएं जो हैं विकसित हुई है। अपभ्रंश का एक और रूप है अर्धमागधी और अर्धमागधी जो है वो सौर सेनी और मगध क्षेत्र के बीच की भाषा होने के कारण उससे अर्धमागधी का नाम दिया जाता है। और इसी अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की जितनी बोलियां हैं जैसे कि हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो उपभाषाएं हैं वो सारी के सारी अर्धमागधी से ही निश्रित हैं। हिंदी भाषा के ये मैंने आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की ताकि आप समझ सकें कि संस्कृत से लेकर विभिन्न भारतीय आर्य भाषाओं तक की यात्रा किस रूप में तय हुई है, उसकी एक रूपरेखा मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। हिंदी भाषा के विकास को समझने के लिए वैसे साहित्य का आधार लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही हम भाषा का अध्ययन करते हैं। वैसे हिंदी भाषा के विकास की कहानी जो है वो 1000 ईस्वी सन के आसपास शुरू होती है, लेकिन हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो स्थिति है उसे अवहट नाम से जाना जाता है। अवहट वो पुरानी हिंदी है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसके लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। वो ऐसी
ऐसी हिंदी है कि जिसमें वो ऐसी अपभ्रंश है कि जिसमें हिंदी के कुछ तत्व देखने को मिलते हैं। विद्वानों ने इस भाषा को पहचानने के लिए 2-3 बातों पर जोर दिया है, जैसे कि दीर्घीकरण, शक्ति दीर्घीकरण, जैसे कर्म से काम हुआ, हथ से हाथ हुआ, ये है। दूसरा तत्सम प्रधानता है। तीसरी बात यह है कि परसर्गों की बहुलता है। यही सारे ऐसे लक्षण हैं कि जो अपभ्रंश से हिंदी को अलग करते हैं, और वहीं से फिर ये माना जाता है कि हिंदी भाषा की धीरे धीरे शुरुआत होती है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी का आदिकाल जो है वो 1000 ईस्वी सन से 1500 ईस्वी सन तक का माना जाता है। हिंदी का मध्यकाल जो है वो 1500 ईस्वी सन से 1800 ईस्वी सन तक का, और आधुनिक काल जो है वो 1800 ईस्वी सन से आज तक का माना जाता है। हिंदी का आदिकाल की अगर बात करें, साहित्यिक दृष्टि से बात करें, तो वो 11वीं सदी का समय था, और 11वीं सदी से पहले ही भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया था, और मुसलमानों के आगमन के साथ ही यहाँ हिंदी के कई और रूप भी पनपे। जैसे मुसलमानों की उस समय की भाषा, उनकी जो भाषा थी वो राजभाषा फारसी थी, लेकिन उस समय हिंदी के जो कई रूप प्रचलित थे उसमें डिंगल और पिंगल प्रमुख है। डिंगल वो रूप राजस्थानी का वो प्राचीन रूप है कि जिसमें वीर गाथाएं लिखी गई, और वीर गाथाओं में जो बोलियां हैं उसको डिंगल कहा जाता है। और उसी समय मध्यवर्ती क्षेत्र में जो साहित्यिक ब्रज भाषा में रचनाएं की जाती थी उससे पिंगल कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य को अगर आप देखें तो आदिकालीन साहित्य में जैन, बुद्ध, सिद्ध आदि ने जो भी रचनाएं की हैं वो सारी के सारी उस समय की हिंदी या उस समय आदिकालीन हिंदी की परिचय देती हैं। जैन कवि सोमप्रभ सूरी का कविता का एक उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं। इस उदाहरण को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सकें अच्छी तरह। स्क्रीन पर शायद माफ कीजिएगा नहीं आ रहा है, लेकिन उदाहरण जो है सोमप्रभ सूरी का वो ये है। रावण जायऊ जही दिए ही दह मुँह एक शरीरू चिंता विय तयई जननी कौजू पिया वये खिरु। यानी कि जिस दिन 10 मुंह और 1 शरीर वाला रावण पैदा हुआ उस समय उसकी जननी को ये चिंता हुई कि दूध किसे पिलाऊं, दूध किस में पिलाऊं। नाथ पंथियों की भाषा की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि सिद्धों की एक शाखा वज्रयान, और वज्रयान से ही नाथ पंथ का विकास गोरखनाथ ने किया, और नाथ पंथियों की भाषा में भी हमें